जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बात विधानसभा चुनावों की आ रही है और वैसे वैसे रीजनल पार्टियां एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब भी आज जमकर बोले हैं। फिलहाल आपको फटाफट से बता देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि लोगों को अनुच्छेद 370 दिलाएंगे, ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया गया है। और हम चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे, यानी चुनाव में हिस्सा लेंगे, ये भी फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कहा गया। लोगों का हक वापस नहीं तो आंदोलन की शुरुआत होगी। कहा गया है कि लोगों का हक दिलाकर रहेंगे। और तालिबान पर भी बयान फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे और उसके बाद सीधे आपको लिए चलेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे और बातचीत उनसे खासकर करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जब इंसान का वक्त आता है जाने का, उसी को रोक नहीं सकता। इस दिन शेर कश्मीर इस दुनिया को छोड़ गए थे और उनकी रूह अल्लाह के पास है। उन्हें सारी जिंदगी इस कौम को उठाने के लिए की और उम्मीद करता हूं कि ये जमात उसी पर चलेगी और आगे भी लोगों के लिए बेहतरी करने की कोशिश करेगी। इसमें आजकल हमारे पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उन सब का जो इसके ऑब्जर्वर्स हैं, जो इसके काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको मुबारक देता हूं कि ये चीज़ जो है पार्टी को ज़िंदा रखती है, एक हरकत आती है और अच्छे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। सर, स्टेटहुड की बात आपने की तो देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35A का मामला है, हम तो उसमें डटे हुए हैं। उसमें कोई हम में कोई शिगाफ नहीं आया है उसमें और इंशाल्लाह एक दिन उसको ज़रूर कामयाबी से लेंगे। कि अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। महबूबा मुफ्ती को भी उम्मीद है और कहीं ना कहीं उम्मीद फारूक अब्दुल्ला साहब को भी है कि अच्छे तरीके से सुशासन चला जाएगा। फिलहाल इसी खबर पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया साहब हैं बीजेपी से और साथ ही साथ इमरान नबी साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के से ताल्लुकात रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। 5 के पंच में एक बार फिर से शुक्रिया। सबसे पहले इमरान नबी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि चुनाव का खासकर जिक्र करते हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं, पर क्या वाकई चुनाव के लिए जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम दूर नहीं रहेंगे, तैयार रहेंगे, जब हमने देखा कि जब स्थानीय निकाय चुनाव की बात आती है या और चुनावों की बात आती है तब तो आप कहीं ना कहीं दूरियां बना लेते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से दूरियां नहीं बनाई जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन लोगों के हक के लिए तो हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे वो चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा। आपकी कहने का क्या मतलब है? हम चुनाव से भाग रहे हैं क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर चुनाव होता है तो आप उसमें हिस्सा लीजिए, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा। अब विधानसभा चुनाव को लेकर तो आप कह रहे हैं कि हाँ हम लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन जब स्थानीय निकाय चुनावों की बात आती है या पंचायती चुनाव की बात आती है या जब जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि चुनाव की शुरुआत हुई है, वैसे वैसे आपने दूरियां बनाना उनसे शुरू कर दी, कुछ भी कहने से आप बचते नजर आए। लेकिन जैसे विधानसभा चुनावों का जिक्र हो रहा है तो काफी एक्टिव नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है। चुनाव लड़ना तो सबका हक है, आप भी लड़िए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव में आप हिस्सा लीजिए, लोगों के हक को सामने रखिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी वाहिद तंजीम है, जब 96 में यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब डॉक्टर फारूक साहब भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन उनके पास गई और वो तैयार हुए, जब 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस टाइम पे इसमें जब मारा। उसका नतीजा आपको ही पता है कि हमारे कितने अनगिनत, जिसमें हमारे वर्कर्स, लीडर्स
कितों को मारा गया है, उसमें बहुत सारे शहीद किए गए हैं, बहुत सारे जख्मी किए गए हैं। अभी आप बोल रहे हैं इलेक्शन का, अभी हमने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और हम एक सियासी जमात है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारा मकसद सिर्फ इक्तदार हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि लोगों के एहसासात और लोगों के एस्पिरेशंस की तर्जुमानी करना, जो हम हर जगह और हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे। उसमें इलेक्शंस भी एक हिस्सा है और हम इलेक्शंस का भी उसमें ही करेंगे। और दूसरी ये बात कि जो 370 जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, और पार्टी का एक मुस्तकिल जो स्टैंड है हमारा, कि हमने ये बोला है कि आपको पहले स्टेटहुड रिस्टोर करना पड़ेगा, आपको पहले जो फुल कार्डर जो जेएनके का था वो रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इलेक्शंस की बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 370 वापसी की बात भी फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, कैसे दिला पाएंगे आप जनता को वापस? 370 हमारा एक ऐसा इशू है जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं लेकिन है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, उसी सिलसिले में पीआईएल फाइल कर रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द जो है उस पर समाअत होगी और उस पर डिस्कशन होगा। और हम पूरे उम्मीद है कि जो हमारा केस है बहुत ही स्ट्रांग है। आर्टिकल जो एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 335 ए को रिलेटेड जो हमने पीआईएल फाइल किया, हमारे 2 एमपीज ने, मोहम्मद अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, और हमको पूरी उम्मीद है हमारे हक में ही फैसला होगा। और अब वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कब समाअत आएगी और कब हम अपनी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज के सामने रखेंगे। लेकिन सेम बात तो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कहती है कि 370 हम दिलाएंगे जनता को, पीडीपी कहती है कि 370 हम दिलाएंगे जनता को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है 370 हम दिलाएंगे जनता को। अब जनता विश्वास किस पे करे? आप पे ही करना चाहिए या और भी पार्टियों पे कर ले? नहीं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि 370 कोई ये नुक्कड़ की दुकान से हमको खरीदा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो क्या लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? उन्होंने भी, चाहे पीडीपी हो कोई और जमात हो, हमारा सबका रुख, यहाँ की जो गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो सुप्रीम एक जुडिशरी है, हम सब ने वहीं का रुख किया है। और हमको सबको उम्मीद है कि हमको वहीं से इंसाफ मिलेगा, जेके को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ये इसका जो है हमको पूरा जो है उम्मीद है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जल्द से जल्द जो है वहां से जो है इस पे समाअत होगी और हम अपना पक्ष वहां ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने। मैं अभिजीत साहब के पास आ रहा हूं, बस एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। अभी सब अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पार्टी अपनी जगह है, पीएजीडी अपनी जगह है, पर क्या जब आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे तो पीएजीडी को हम देखेंगे कि इकट्ठे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये इसको कबल वक्त सवाल है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी तो इलेक्शन की कहीं बात हो नहीं रही है, तो जब इलेक्शन की बात होगी, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शन का, तब जो है हमारी लीडरशिप बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि हमको किस तरीके में और कौन सी स्ट्रैटेजी से इलेक्शन लड़ना है आगे। ठीक है अभिजीत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। अभिजीत साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे मूड में नजर आ रही है और सभी एक्टिव है और कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो की 370 हम जनता को वापस दिला के रहेंगे, जो कि आपने छीन लिया है कहीं ना कहीं, और स्टेटहुड का दर्जा भी वापस दिलाएंगे, क्योंकि स्टेटहुड तो आप ही लोग कह रहे हैं कि हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड का दर्जा हम जम्मू कश्मीर को दे देंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हालात अब सामान्य हैं तो स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक अगर आप बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं तो इनको अपनी जो दोहरी मापदंड की नीति है वो सबके सामने है। ये भली बात ये खुद भी जानते हैं कि 370 एक ऐसा मुद्दा है जो दफन हो चुका है, और जो चीज दफन हो जाती है फिर से कभी वापस नहीं आती। खैर, लोगों को बरगलाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट अपनी दे सकते हैं, उसमें दें, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लोग भी भली बात जानते हैं कि 370 अब एक इतिहास है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू के लोगों को 335 से जैसे ड्रैकोनियन एक्ट से निजात मिली, क्योंकि इसके बाद ही वाल्मीकि समाज, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गंदगी साफ करने के लिए पंजाब से लाया था और 30-40 साल तक अपनी गंदगी साफ कराई, उनके बच्चे अगर पढ़कर अगर पीएचडी भी कर गए तो केवल और केवल उनकी गंदगी साफ कर सकते थे। उन्हें कोई भी नौकरी करने का हक नहीं था सिवाय स्वीपर के। जबकि इन्हीं के नेताओं ने उन्हें पूरी इस उम्मीद के साथ यहाँ लाया कि चलिए जम्मू कश्मीर में आपको हम यहाँ के नागरिक बना लेंगे। इसी तरह से जो रेफ्यूजीज थे
अपने ही देश में रहकर कोई रेफ्यूजी हुआ, वो भी 60-70 साल से वो भी वैसा चलता रहा। इसी तरह से महिलाएं, बच्चियां हमारी जो अपनी स्टेट से बाहर शादी कर देती थी, तो कभी भी अपने बाप की प्रॉपर्टी की तरफ या किसी भी बेचारी मुसीबत की घड़ी की, चलिए ठीक है, 370 तो कोर्ट के अंदर है, लेकिन स्टेटहुड का क्या? स्टेटहुड के बारे में इनकी बात जो है, इन तीनों के मैंने सामने बता दिया आपको। ये तो खैर अपनी बातें जो मर्जी करते रहो। रही बात अगर स्टेटहुड की बात है, तो स्टेटहुड ऑन द फ्लोर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने प्रॉमिस किया होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता। अगर यहाँ पर कोई स्टेटहुड दे सकता है, वापस तो केवल और केवल भाजपा दे सकती है। इन जैसी पार्टियां जो केवल और केवल आज तक झूठ की सियासत करती है, उन्हें लोगों को उनसे उम्मीद भी नहीं है। ये चाहे जैसा मर्जी बोलते रहे, स्टेटहुड देने का हमारा एक वादा है लोगों के साथ, और जिस तरह से हालात यहाँ पर सामान्य होंगे, स्टेटहुड भी वापस नहीं। ठीक है, इमरान साहब ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा आपको तो मिल जाएगा, हालात समान होने दीजिए, स्टेटहुड का दर्जा हम दे देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अगर हालात पे हम बने रहे तो यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो पता नहीं कितने सालों तक हालात का जो है राग हम और भी चलाएंगे। तो ये इसका तो टाइम फ्रेम देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो इन्होंने एक कमिटमेंट की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर ने एक कमिटमेंट की हुई है कि स्टेटहुड देना है। अब आप हर दिन बोलेंगे कि हालात ठीक होंगे, ये हालात कब ठीक होंगे? आप पिछले 2 साल से ये बोले जा रहे हैं कि अब हालात, एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि अब यहाँ खुशहाली है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और उसमें डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी बोला कोई मेजर अटैक नहीं हुआ या कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ मेजर। सो आप ये डिसाइड करिए ना कि हालात ठीक है या नहीं है ठीक, और हालात कब तक ठीक होंगे, और कोई टाइम फ्रेम तो देना पड़ेगा। आपने ये ओपन एंडेड रखा है कि हम जी स्टेटहुड देंगे। कब देंगे आप स्टेटहुड? मतलब 2024 में देंगे, 2023 में देंगे? अगर आप हालात के मुनासिब बोलेंगे तो आपके हिसाब से पिछले 2 साल में तो हालात बेहतर हो गए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बोली जा रही है क्या बहुत अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि बोलने में और उस पर अमल करने में फर्क होता है, और वो सीधे हमको दिख रहा है। इनको कोई भी इंटरेस्ट, क्योंकि इनके हक में अभी सारा चल रहा है। गवर्नमेंट सीधे डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चल रही है, जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है। यहाँ पे लोगों की समाअत नहीं की जा रही, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, यहाँ प्रॉब्लम्स इतनी है, मैं क्या बोलूं आपको। आज आप देखिए, मैं श्रीनगर की बात करूंगा जो कैपिटल सिटी है, समर कैपिटल सिटी है। आज रोडों की हाल देखिए, कहीं पे कोई मैगडम नहीं बिछ रहा है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सर, तो आपकी जब सरकारें थी तब भी ऐसी परिस्थितियां होती थी, तब भी अच्छे दिन नहीं आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने सब कुछ भला कर दिया है, मैंने बीजेपी की बड़ाई बिल्कुल नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप भी विकास की बात करते हैं, बीजेपी भी विकास की बात करती है, लेकिन आप ये मत कहिए कि आपके समय में हालात पूरी तरीके से ठीक है और अब खराब है। नहीं, वो मैं कोई किसी का वो दावा नहीं कर सकता है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक इंटेंशन होना चाहिए। एक काम करने का जो है, एक आपके लिए एक you have to have some sort of a target। यहाँ पर एमलेसली गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पर एमलेसली गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिर्फ फोटो ऑप्स में लगी हुई है। जो रियल काम है, लोगों के काम, वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर क्योंकि आपके पास टाइम अगर हो, मैं आपको पूरा डिटेल में बोलूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहां पर इस टाइम पे जो है, चाहे सीएपीडी की बात करूं मैं, चाहे पीएचई की बात करूं, चाहे पीडीडी की बात करूं, चाहे रोड्स एंड डेवलपमेंट की बात करूं, आप मुझे बताइए कहां पर डेवलपमेंट हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक अफसरशाही चल रही है। अफसरशाही में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारा परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था जो क्वेश्चनेबल था लोगों में। आज ये ब्यूरोक्रेट्स क्वेश्चनेबल नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। अगर हम बात करते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे आप देखिए कि कैसे डेमोक्रेसी का गला घूटा जा रहा है और कैसे कश्मीर और जम्मू और लद्दाख की आवाम को दूर रखा जा रहा है एक सही सेट डेमोक्रेटिक सिस्टम से। ठीक है इमरान नबी साहब, मैं इसका सवाल का जवाब भी लूंगा, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आपकी सरकार भी रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जब हम लोगों का जिक्र करते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, जी हमारा भला कौन करेगा। लेकिन अब जनता समझदार है, समझती है कि क्या किया जाना है। एक रिपोर्ट में आपको बता देता हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा।
एक रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, SDG रिपोर्ट इसे कहते हैं। ये शिक्षा को लेकर आई है और ये 1996 से लेकर अब तक की रिपोर्ट है। और उसमें जम्मू कश्मीर की अगर मैं शिक्षा का जिक्र करता हूं तो सिर्फ 7% यानी 7.66% बढ़ी है, इतना ही बढ़ा है बस। 1996 से लेकर 2021 का मैं जिक्र करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, केंद्र में सरकार है, अभी उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं कि हाँ शिक्षा को लेकर हमने बड़े काम किए हैं। आपने क्या काम किया? आप भी तो राजनीति करते रहे, हर एक पार्टी करती रही। इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने अभी एजुकेशन सेक्टर की बात की। अब आप जो यहाँ का जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो यहाँ की एक रिपोर्ट निकलती है नीति आयोग से, और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो एक कमेटी है जिन्होंने रिपोर्ट बनाई बिफोर 2019, आप देखिए जो बीजेपी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट स्टेट है जिसमें गुजरात में, उस टाइम पे आप देखिए गुजरात बिफोर 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हम वी वेर हायर देन गुजरात एज फार एज हेल्थ सेक्टर वाज कंसर्न। एजुकेशन में भी हम कहीं आगे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन देखिए आप जेएनके और कंपेयर करिए। मैंने तो आपको रिपोर्ट बता दी ना, आप जाइए सर्च कर लीजिए। मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है, बट मैं आपको गवर्नमेंट फिगर्स बोल रहा हूँ। आप ये चेक करिए, मैं आपको गवर्नमेंट फिगर्स बोल रहा हूँ, आप ये चेक करिए कि हमारा आपने ये बात कही ना सर, आपने ये बात कही कि हम लोगों के हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। आप ये भी देखिए साहब भी तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों के हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं आप लड़िए, हम आपकी सराहना करेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ आपकी सराहना करेगा, लेकिन जनता को गुमराह मत करिए साहब। जनता सब समझती है, चाहे बीजेपी हो कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुमराह करने वाली तंजीमों में से नहीं है। अब आप देखिए जब बीजेपी हुकूमत में नहीं थी, जब गैस के प्राइसेस 420 तक पहुंच गए थे, क्या बोला था इन्होंने कि हम गैस के प्राइस उतारेंगे, क्या बोला था हम डीजल के प्राइसेस उतारेंगे। आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, 105 रुपए में मैं पेट्रोल लीटर भर रहा हूँ, ये 95, 91 में डीजल का लीटर मिल रहा है। नहीं सर, डाटा है, डाटा मेरे पास है, अब तक का गया है। तो क्या इन्होंने किया अभी तक? मुझे आप ये बताइए ना, इनकी वजह से तो पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। जो ये बोला करते थे हम सब कुछ सस्ता करेंगे, अरे सस्ता तो छोड़ो, आम इंसान तो अब सड़क पे गाड़ी नहीं चला पा रहा है। मैंने साइकिल लाया, मैं साइकिल पे अब घूमता हूँ इर्द गिर्द, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ गाड़ी चलाना। ठीक है, इमरान साहब साइकिल पर घूम रहे हैं। अभिजीत साहब, क्यों भाई इतना आपने हाहाकार मचा रखा है पूरे देश के अंदर? केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, जम्मू कश्मीर का भी भला करिए। चलिए जरा दो मिनट के लिए जरा आप भी सुन लीजिए। मैंने तो सारे इनके जो आज तक की हुई इनकी इतने साल की जो सियासत है उसका मैं आपको सारा रिपोर्ट कार्ड इनका पेश कर देता हूँ। शायद ये रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आए। सबसे पहले इन्होंने हालात की बात की कि हालात नहीं सुधर रहे हैं। हमें बताएं, जिन्होंने हालात खराब किए आज वो हमसे पूछ रहे हैं हालात कैसे सुधरेंगे। हम तो सुधार ही रहे हैं। सन 87 की रिगिंग के बाद जब MUF को उन्होंने खुद हराया था, जो जीती हुई एक पार्टी थी वहां पर, उसके बाद ही यहाँ पर हालात खराब हुए। उसके बाद 30-40 आज कितने साल लगे, कितना खून खराबा हुआ है। अगर वो खून खराबा से किसी के हाथ सने तो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सने। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर जमहूरियत की, तो खुद ही देख लीजिए, जब पंचायत की इलेक्शन की बात आई तो इन्होंने कन्नी काट ली, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई पंच सरपंच या कोई नया नेता जो है वो आगे उभर कर आ जाए। इन्हीं की लिगेसी रहे, इन्हीं की खानदानी का राज रहे, इसीलिए उन्होंने पंच और सरपंच के इलेक्शनों में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और अब जो है फारूक साहब को एक दिन अचानक सपना आ गया रात को, यार वो तो बड़ा जरूरी था पंच और सरपंच की इलेक्शन लड़ना। क्यों? क्योंकि अब जमहूरियत जो है वो डोर स्टेप पे लोगों की पहुंच चुकी है। तो अब उन्होंने माफी मांग ली कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ी थी। तो खुद ही ये एक बड़ी कंफ्यूज सी पार्टी है। आज जो ये 370 का राग लाप रहे हैं, इसलिए राग लाप रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए आज तक सेंटर से जम्मू कश्मीर के लिए आया, लेकिन 370 की आड़ में इन्होंने, उनके नेताओं ने वो पैसा अपनी जेबों में डाल रखा। इसी कारण आप देखिए, अगर वो पैसा, अगर वो लोगों को पैसा मिल जाता है तो आम कश्मीरी एक कश्मीरी और एक जम्मू वाले के खाते में कम से कम 1 करोड़ रुपया होता, जो इन्होंने, उनके नेताओं ने बंदरबांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर भरे हैं। अब जब कश्मीर के लोग इनसे जब हिसाब किताब पूछ रहे हैं, इमरान साहब फटाफट से जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मुझे जम्मू कश्मीर की और भी खबरें लेनी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हैरान होता हूँ जब ऐसे सवाल उठते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि पैसा बांटा गया। अरे जनाब, आपके पास पुलिस है, आपके पास सारी एजेंसीज हैं। आप ऐसे जो लोगों के सामने टीवी पे आके ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं आपको कंटेम्प्ट कर सकता हूं।
अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाइए, पुलिस के सामने पेश करिए। तो यहाँ पे वीडियो पे क्या आप बोल रहे हैं, कौन से हजार रुपए कहाँ से आप बोल रहे हैं, अरबों रुपए कहीं गए? आपके पास कोई प्रूफ है? अगर एक सेकंड आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है, नहीं तो ये स्टेटमेंट में लेके आप मेरी बात सुनिए, जो आपने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट लेके रिकॉर्डिंग लेके मैं तब पुलिस के पास जाऊंगा। मिसलीडिंग स्टेटमेंट जा रही है यहाँ से, और मैं आप पे मानहानि का दावा कर सकता हूँ। आपको ये अकल है, आपको ये समझ है? अगर आपको लगता है कि पैसे किसी ने लिए हैं तो यहाँ एक बाकायदा सिस्टम है, तो आप लोगों को लोगों को और लोगों को एक फॉल्स नैरेटिव दे रहे हैं, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपकी सियासत तो चल रही है, आप बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्स नैरेटिव चलाना है और गलत नैरेटिव चलाना है। अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए, कितने पैसे लिए हैं, कौन से अरबों पैसे लिए, दिखाइए सबूत। क्यों झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे, आप गुलिस्तान पे? ठीक है इमरान साहब, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। समझना चाहिए, अभिजीत साहब इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और दिन आपसे चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर की कुछ और खबरें हैं उसको भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक समय देने के लिए। फिलहाल राजनेता है, राजनेताओं की राजनीति तो होगी और राजनेता अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप जरा सोचिए, क्योंकि आप ही तस्वीर बदल सकते हैं। अगर आप एक वोट देंगे आप तस्वीर बदलेंगे, वोट के लिए निकलिएगा जरूर और इस तस्वीर को बदलने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि राजनीतिक रोटियां तो सेकी जाती हैं लेकिन उसमें आपका विकास रह जाता है। ना आपके घर बन पाते हैं, ना आपका रोड बन पाता है, ना नाली बन पाती है, ना शिक्षा मिल पाती है बच्चों को। ये दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट हम दिखाते रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता जाते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि वोट के जरिए आप तस्वीरों को बदल सकते हैं।